हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आई हूँ जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भूआकृति विज्ञान का क्वेश्चन है जो कि पर्वत निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करना है। प्रश्न आपसे पूछा है, या अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए तथा उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। देखिए, पर्वत निर्माण के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि तापीय संकुचन परिकल्पना और आपका ये डेली का महाद्वीपीय विषय पर सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जोली का तापीय चक्र सिद्धांत। तो इस तरीके से जो अपने अपने वैज्ञानिक ने मत दिया है कि नहीं, पर्वत का निर्माण इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। तो हम सभी का केवल एक सिद्धांत को नहीं मानते, तो हम सभी जो इस पर्वत निर्माण में अपना योगदान दिया है, जो अपना सिद्धांत दिया है, तो हमको वो सब पढ़ना पड़ता है सभी। ठीक है, हम सभी को वो सब पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्वत निर्माण। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन तो देख लिया, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब आंसर देखते हैं, कैसे आंसर में आपको कैसे क्या कह रहा है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि मुख्य स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के स्थल रूप होते हैं। एक तो पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। इसके अलावा आपका क्या मिलेगा, पानी मिलेगी, मतलब आपका समुद्र मिलेगा, नदी मिलेगा, बाकी आपका पर्वत, पठार और मैदान क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप इन तीनों में से कौन से क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो स्थल रूप हमारा होता है, केवल स्थल रूप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम पर्वत, पठार, मैदान ही कहेंगे, ना कि समुद्र। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहे हैं वेल्स और सैलिसबरी, ये महोदय जो अपने मतानुसार पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि जो पर्वत है ना, वो उच्च स्थलीय मड़ होते हैं और जिनमें की चोटियाँ होती हैं और शिखर तनिक संकुचित होता है। ठीक है, लांगवेल एवं फिल्ट के मतानुसार ये कहते हैं कि पर्वत जो है वो आसपास के क्षेत्र में स्पष्ट होता है और उसके शिखर पर सीमित चौड़ाई होती है। पृथ्वी के धरातल के 27 भाग पर क्या है कि पर्वत है। पर्वत निर्माण को 3 अवस्थाएं हैं। आइए पहला बात करते हैं शैल जनन अवस्था, दूसरा पवर्तन अवस्था और तीसरा विकास अवस्था। ठीक है, देखिए इसमें उत्पत्ति के विचार, हेडिंग लगाना है। उत्पत्ति की अगर हम विचार की बात करें कि कैसे पर्वत का निर्माण हुआ होगा, है ना, तो उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब वर्गीकरण किया जाए तो इसमें देखिए पहला आता है आपका विवर्तनिक या मौलिक पर्वत। उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, बस ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, देखिए विवर्तनिक या उसी को मौलिक पर्वत कहते हैं। ठीक है, विवर्तनिक या उसी को मौलिक पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण भू हलचलों के, पृथ्वी के अंदर जब भू हलचल होता है ना, तो क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती हैं, बहुत कुछ, ठीक, सुनामी आती हैं। तो इस सभी परिणाम स्वरूप होने के कारण इन्हें विवर्तनिक पर्वत कहा जाता है। जब ये सब भू हलचल होता है तो जो पर्वत का निर्माण होगा तो वो उसे हम कहेंगे कि विवर्तनिक पर्वत। इस प्रकार के इनके निर्माण में भाग लेने वाली शक्तियों के आधार पर इन्हें निम्न 4 उपभागों में विभक्त किया गया है। देखिए विवर्तनिक में बात करें, एक तो वलित पर्वत, दूसरा अवरोधी पर्वत, तीसरा गुंबदकार पर्वत और चौथा है संग्रहित पर्वत। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। ये पहला हम हेडिंग पहले पढ़ रहे हैं, विवर्तनिक, जो कि पृथ्वी के हलचलों से उत्पन्न होने वाले पर्वत को विवर्तनिक पर्वत कहते हैं। और इसमें आपका होता है वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, गुंबदकार पर्वत, संग्रहित पर्वत। अब जो पर्वत जो है, अब ऐसा थोड़ी एक ही तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वलित पर्वत को देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण संपीड़न शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत इसी वर्ग के हैं और इस वर्ग के पर्वतों में अनेक अपनति पाई जाती हैं। निर्माण काल के आधार पर वलित पर्वतों के 2 उपवर्गों में रखा जा सकता है। बहुत पहले निर्माण हुआ होगा, एक बाद में निर्माण होगा। ठीक है, और ऐसे ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो प्राचीन वलित जो पर्वत है, तो इस प्रकार की पर्वतों का निर्माण तृतीय कल्प के पहले हो चुका था और इस वर्ग में कैलिडोनियन एवं हर्शियन कल्पों के वलित पर्वतों को रखा जा सकता है। इसमें से कुछ पर्वतों के ऊपर अनेक बार अनाच्छादन, मतलब काट छाट की क्रियाएं होती हैं, तो उसके बाद जो कैसा रूप ले लेता है, संप्रदाय मैदान की अवस्था में वो पहुंचकर इनका पुनः उत्थान होने के कारण इनमें अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं। और इस वर्ग के अंतर्गत आपका अपलेशियन हो गया, अपलेशियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन और आपका यूरल पर्वत है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन है, अरावली पर्वत है। ठीक है,
तो ये तो हम बहुत पहले जो पर्वत थी उसकी बात कर लें। अब नवीन पर्वत की बात करें, नवीन काल के पर्वत जो हैं वो तृतीय कल्प के परिवर्तन में निर्मित हुए जो पर्वतों को इस वर्ग में रखा जाता है। मतलब उन सब पर्वतों में जो परिवर्तन होकर जो नया पर्वत जो निकले होंगे तो उसको इस वर्ग में रखा गया है। और इन पर्वतों में जो उन्नत शिखर, विस्तृत कटक, लंबी घाटियाँ पाई जाती हैं इन पर्वतों में। विश्व के उच्चतम पर्वत इस वर्ग के हैं। उदाहरण जैसे आपका हिमालय नवीन काल के पर्वत है, रॉकीज हो गया, आल्प्स हो गया, ये आपका नवीन काल के पर्वत है। तीसरा आपका आता है अवरोधी पर्वत। इस वर्ग के पर्वतों की रचना तनावमूलक, कोई काम अगर होता है तो जैसे कोई रुकावट होती है ना, तो जब रुकावट हो गई तो इसीलिए ये तनावमूलक यहाँ पे हो गया कि एक दूसरे को ये तनाव की वजह से ये पर्वत का निर्माण हुआ होगा। इन शक्तियों के परिणामस्वरूप जब दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे ये जो भ्रंश है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में जब यहाँ तनाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर तनाव उत्पन्न होता है तो ये क्या होगा, या तो टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ जो नीचे जो बीच में मलबा जो होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर्वत का निर्माण होगा। तो यही बात कह रहा है कि दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है या अगल बगल के भ्रंशित खंड नीचे दस जाते हैं, तो बीच वाला जो भाग है ना वही अवरोधी या भ्रंशोत्त पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण ओरेगन राज्य के वार्नर एलवर्ड एवं क्लामथ झीलों के चतुर्दिक विस्तृत पर्वत, यूरोप के वासेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट आदि हैं। तो ये अवरोधी पर्वत हो गया। अब एक और आता है गुंबदकार पर्वत। गुंबदकार पर्वत नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण प्रायः ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता होगा। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जब लावा भूगर्भ से बाहर आने लगता है और धरातलीय बाह्य जो पपड़ी होती है उसके कड़ी होने के कारण जब ये लावा उसे जोर से धक्का देता है तो ऊपर पपड़ी उठ करके गुंबदकार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये गुंबद मतलब एक सीमित तक, मतलब कह सकते हैं पर्याप्त ऊंचाई जब हो जाता है, उसका ऊंचाई एक कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना, उसका कहीं ना कहीं ये जो शिखर है ये कहीं ना कहीं जाके एक जगह तो पर्याप्त ऊंचाई जब ये हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, यही गुंबदकार पर्वत इसको कहेंगे। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक हॉर्न्स एवं विग हॉर्न्स है पर्वत। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका चौथा है संग्रहित पर्वत। इसमें देखिए इस प्रकार के पर्वतों की रचना में ज्वालामुखी का ही हाथ है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय निःसृत लावा जो है, विखंडित पदार्थ, सैल, चूड़, ये सभी क्या है कि क्रमबद्ध एवं असमान विधि से धरातल पर जमा होते रहते हैं। और एक समय ऐसा होता है जब लंबे समय तक ये जमा होते रहेंगे, ऐसे ऐसे जमा होते रहेंगे, तो क्या होगा कि जब इसकी ऊंचाई पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, पर्याप्त में मतलब इसकी ऊंचाई जब हो जाएगी, जब ये प्राप्त कर लेगी, तब इन्हें क्या, अब ये क्या है, संग्रहित हो गया, मतलब कहीं कोई चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके सुरक्षा से रख दिया जाए तो ये संग्रहित इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही संग्रहित पर्वत कहा जाएगा। और इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण की बात करें तो आपका जापान में फ्यूजिमा है, फिलीपाइंस में आपका मियान है, पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका में सस्ता है, और आपका हुड एवं रेनियर ये सभी आदि है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा विवर्तनिक या मौलिक पर्वत हमने जाना था कि उत्पत्ति के विचार से, ठीक है, कि जो पृथ्वी के अंदर जो हलचलें हैं उसके ये सभी परिणाम स्वरूप पर्वत के निर्माण है। दूसरा हम ये बात करते हैं आपका अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अवशिष्ट मतलब कोई चीज़, कोई पदार्थ का बचा हुआ भाग जो होता है उसको हम अवशिष्ट कहेंगे, या मान लीजिए घर्षित पर्वत। ठीक है, मान लीजिए कोई पहले से पर्वत है और ये पर्वत है, ठीक है, और इस पर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से ये क्या है कि धीरे धीरे तो कभी ना कभी ये जो पर्वत है कटता जाएगा, और जब कटेगा तो ये कहीं गिराते जाएगा, तो ये फिर एक क्या है कि एक और ये अपना एक आकार ले लेगा। ठीक है, तो उसी को हम अवशिष्ट या घर्षित पर्वत कह सकते हैं। तो इसका भी तो आकार ऐसा हो सकता है, चाहे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके घर्षण पे आधारित है, किस तरीके से उसका घर्षण हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। इस प्रकार के पर्वतों की रचना अन्य प्रकार के पर्वतों के अपर्दन के पश्चात होती है, मतलब वही कटछट के बाद। वस्तुतः अपर्दन के पश्चात अनेक प्रारंभिक पर्वत कट करके नीचा हो जाता है और इसलिए इन्हें
अवशिष्ट या घर्षित पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में आपका ये विंध्याचल, अरावली आदि इसके उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसमें हम पर्वतों का नियमार्थ देखेंगे। देखिए, सिद्धांत की हम बात करेंगे। वैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या इनके सिद्धांत जो है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है तापीय संकुचन परिकल्पना। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए पर्वतों का नियमार्थ। इससे आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, देखिए, तापीय संकुचन परिकल्पना, नाम से पता चले कि ताप से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, देखिए, इसमें जेफरी महोदय तापीय संकुचन परिकल्पना इनका दिया हुआ है। जेफरी, इनका विचार ये है कि जो भूपृष्ठ की रचना से लेकर के आज तक के पृथ्वी के भीतरी जो मध्य भाग में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर के जो विभिन्न परतों में ऊपरी जो भाग है उसमें शीतल मतलब ठंडा होने की क्रिया घटित होती रहती है। तो इन पर्वतों में से कोई भी परत एक नियत अवधि में अपनी निचली वाली परत से अधिक शीतल हो जाती है, और शीतल होने पर वो क्या होगी, सिकुड़ने की चेष्टा करती है। जब कोई चीज़ें ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, और कोई चीज़ें फैलती है कब, जब गर्म हो जाती है तो वो सिकुड़ने की कोशिश करती है। लेकिन नीचे की जो उष्ण है, गर्मी है, वो उन्हें सिकुड़ने में बाधक होती है। उसके बाद वो प्रत्याबल की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रत्याबल इस प्रकार वहाँ नीचे बराबर एकत्रित होते रहते हैं, जो क्रिया है ये होती रहती हैं, और जब उनकी शक्ति चट्टानों की दृढ़ता से बढ़ जाती है, और कभी ना कभी ऐसा तो आएगा ही, हमेशा थोड़ी कोई सहन कर पाता है, हमेशा उसको हिट मिलेगा, तो कभी ना कभी वो चीज़ें क्या करेगी, वही कह रहा है कि बढ़ जाती हैं। तो पर्वत निर्माणकारी हलचलों से तो हलचल ही मचेंगी, तो वहाँ हलचल मचेंगी तो ये क्या होगी, तब पर्वत इसका तब हलचलें तब होती रहती हैं जब तक कि प्रत्याबल व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाता है, और जब प्रत्याबल समाप्त हो जाता है तो पर्वत निर्माण क्रिया भी बंद हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे प्रत्याबल पुनः बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, तो फिर से पर्वत निर्माण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती है। तो इस प्रकार पर्वत निर्माण का यह चक्र बराबर चलता रहता है। यद्यपि इस सिद्धांत ने पर्वत निर्माण क्रिया को समझने में बड़ी सहायता पहुंचाई है, तथापि अनेक बातों से इनकी यथार्थ सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो हम केवल ये जो जेफरी महोदय ने जो बताया तापीय संकुचन का सिद्धांत, तो केवल हम इनकी सिद्धांत को नहीं मान सकते, हम पढ़ सकते कि हाँ हो सकता है ये कारण होगी पर्वत निर्माण का। तो सब अपना अपना विचार देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है डेली का महाद्वीपीय विक्षेपण सिद्धांत। विक्षेपण का मतलब होता है मुड़ना। देखिए, पर्वत निर्माण के संबंध में डेली की धारणा है कि जब अभिनति में अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो भार के कारण उसकी तली नीचे दबती जाती है, जिससे कि उसकी गहराई बढ़ती जाती है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि इसका फिगर क्या बनेगा, जैसे कि ये वाला जो आकृति है, यही अपने जो नीचे वाला जो भाग है ना, इसको धंसती जाती है। इसी चीज़ को कह रहा है कि गहराई बढ़ती जाती है और उसकी ओर स्थल खंडों का अध सर्पण होने लगता है, और इस अध सर्पण के फल उसका नीतल जो है ये नीतल फट जाता है, जिससे कि स्थल खंडों के अनेक टुकड़े और भू अविनति के अवसाद गर्म होकर फैलने लगते हैं, और फैलने की उसकी इस क्रिया से धरातल से लगी हुई अवसादी चट्टानों में उदग्र गति होने लगती है, जिससे कि पर्वत निर्माण होता है। तो ये क्या है, डेली का ये महाद्वीपीय विक्षेपण है, उनका विचार है। तीसरा हम बात करते हैं पर्वत निर्माण में वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। ये कहते हैं कि प्रवाहित महाद्वीपों के अग्रभाग जब महासागरों के अवरोधी नीतल से टकराते हैं तो वो अग्रभाग जो है वो भंजित हो जाता है, टूट जाता है, या उनमें दरार पड़ जाती है। तो विश्व के सभी बड़े बड़े जो पर्वत हैं इनकी रचना इस प्रकार से ही हुई है। और इस संबंध में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री आर्कंड एवं स्टाव ने अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी की ओर जो प्रवाहित होने वाले जो 33 महासागर ये पदार्थ भंजित हुए, अब तो नहीं है। 33 महासागर के जगह पे क्या है, पर्वत हो गए, हिमालय पर्वत के पदार्थ भंजित हुए और उनमें अल्पस पर्वत माला की रचना हुई। और इसी प्रकार एशिया के अवरोधी स्थलखंड साइबेरिया के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण गोंडवाना भूमि से टक्कर हुई, जैसे कि हिमालय पर्वत माला का निर्माण हुआ। और रॉकी और एंडीज पर्वत की रचना भी उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के प्रवाहित होने पर प्रशांत महासागर जो है उसके तले से टकराने के कारण मतलब बताते हैं। तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। चौथा है जोली का तापीय चक्र सिद्धांत। देखिए, ये आपका जो जैसे कि आपका ये टॉपिक है तो ये आपको शॉर्ट में भी दे सकता है कि जोली का तापीय चक्र सिद्धांत बताइए, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत बताइए। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पर्वत निर्माण में इतने सारे सिद्धांत दे दिए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है। जोली का तापीय चक्र सिद्धांत में इनका ये विचार है कि महाद्वीपीय भाग जो सियाल से निर्मित है सीमा पर तैर
तैर रहे हैं। और महाद्वीपों के नीचे सीमा वाले स्तर को अध स्तर कहते हैं। और इस अध स्तर में बड़ी मात्रा में तेजोद्गार पदार्थ विद्यमान है, जिनमें कि वियोजन से काफ़ी परिणाम में ताप उत्पन्न होता है। सियाल के स्तर में सीमा से भी अधिक तेजोगार पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इस स्तर में विकसित ताप का कुछ भाग विकिरण द्वारा नष्ट हो जाता है। फिर भी वहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में ताप विकसित हो जाती है कि विकिरण द्वारा खोए हुए ताप की आपूर्ति सरलता से हो जाती है, और सीमा में विकसित ताप बाहर न निकल सकने के कारण वहीं एकत्रित होता रहता है। तो ये जो लंबी अवधि है, जो समय है, इतना अधिक पड़ जाता है एक समय कि इसके जो ऊपरी भाग है वो पिघलने लगता है धीरे धीरे, और सीमा के पिघलने से उसका घनत्व भी कम हो जाएगा, और जैसे कि उस पर आधारित जो भी महाद्वीप है वो नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, और उनके निम्न जो भाग हैं महासागरों, मतलब जो छोटा भाग है, वो महासागर में डूब जाएंगे। तो एक लंबी अवधि के बाद, एक लंबे समय के बाद जब अध स्तर में एकत्र ताप पुनः फिर महासागर से होकर निकलने लगता है, तो पहले की अवस्था बिल्कुल पलट जाता है। और प्रारंभ में जब अध स्तर जो है द्रवित अवस्था में था, तो ऊपरी धरातल ठोस दशा में था, ठीक है, और उस पर तनाव पड़ता रहता था। लेकिन जब अध स्तर से ताप के निकलने जाने से वो शीतल होकर, ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो उसका आयतन भी क्या होगा, कम होने लगता है। इसके ऊपर का जो धरातल ठोस होने के कारण जो साथ साथ सिकुड़ने में असमर्थ रहता है, अतः ऊपरी धरातल पर अध स्तर की अपेक्षा बड़ा रह जाता है, और ऐसा दशा में ऊपरी धरातल बिना सहारे के हो जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वह धंसने लगता है, और जिससे ऊपरी संपीड़न होता है। तो इस संपीड़न के कारण महासागरों का तल जो है महाद्वीपों से टकराता है, जिससे कि महाद्वीपों के किनारे पर्वतों की रचना होती है, और सागर तल में भी इसका खिंचाव के कारण अनेक उभार और गड्ढे बन जाते हैं। पाँचवा हम बात करते हैं होम्स का सहवन धारा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम्स का सहवन धारा सिद्धांत। देखिए इसमें इनका ये कहना है कि जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसमें पृथ्वी तो द्रव के रूप में थी, और इस द्रव अवस्था के बाद पृथ्वी ठोस अवस्था में प्राप्त हुई। पृथ्वी के शीतल होने की क्रिया में सहवन का निश्चय ही बड़ा हाथ रहा होगा। होम्स ने सुझाया है, मतलब विचार किया है, बताया है कि पृथ्वी के शीतल होने की प्रारंभिक अवस्था में उसके अध स्तर में सहवन धाराएं उत्पन्न हुई होगी। अध स्तर से आने वाली इन धाराओं के कारण भीतरी उष्ण और हल्का पदार्थ भी साथ साथ ऊपर उठा होगा, और कुछ स्थानों पर ठीक धरातल के नीचे तक पहुंचा गया होगा, और सहवन की तीव्रता से कहीं कहीं पदार्थ बाहर भी निकल पड़ा होगा। सहवन धाराएं जब ऊपर उठकर धरातल तक पहुंचती हैं तो वो चारों ओर फैल जाती हैं। धरातल पर चलने वाली ऐसी दो धाराएं जब किसी स्थान पर परस्पर जब मिलती हैं तो वो टकराकर पुनः धरातल के नीचे की ओर चलने लगती हैं। नीचे की ओर चलने वाली जो धाराएं हैं वो ठंडा होती हैं, और ऊपर की जो चलने वाली होती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं। तो उनके साथ जाने वाले पदार्थ भी अपेक्षाकृत शीतल और भारी होता है। तो इस प्रकार धरातल पर उठने वाली तथा धरातल से नीचे जाने वाली जो धाराएं हैं उनके बीच में तापांतर में अंतर होता है, और धाराओं के साथ आने जाने वाले जो पदार्थ हैं वो ताप घनत्वों में भी अंतर रखता है। पदार्थ के घनत्व का यह अंतर ताप का विभेदन सहवन क्रिया को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। सहवन धारा का क्रम उस समय तक बराबर चलता ही रहता है जब तक कि पदार्थ पूर्णतः शीतल होकर जमने नहीं लग नहीं जाता, ठीक है, तब तक ये क्रिया होती रहती है। और भूगर्भ से आने वाली सहवन धाराएं जो है वो धरातल के समीप क्षितिजतर दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, और जो उनका धरातल के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव होता है, ऊपर उठकर जहाँ कहीं वो धाराएं चारों ओर से अपसारित होती हैं वहाँ धरातल पर खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, और जहाँ ये जो धाराएं हैं वो अभी बिंदुक होती हैं वहाँ धरातल पर संपीड़न होता है। और इस मत के अनुसार धरातल पर पर्वतों की रचना उन्हीं स्थानों पर होती है जहाँ सहवन धाराएं अलग अलग दिशा से आकर मिलती हैं और संघर्ष स्वरूप भूमि में नीचे की ओर चलने लगती हैं। धरातल के नीचे चलने वाली सहवन धाराओं का वेग कहीं एक सा नहीं रहता है। धाराओं का वेग प्रायः घटता बढ़ता रहता है, और यही नहीं, किसी किसी स्थान पर प्रवाह जो है वेग क्षीण होता है, कम होता है, होते ही नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कम होता है। तो ये जो धाराएं हैं बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, और इस प्रकार की भूमि के किसी एक भाग में जब सावन धाराओं की व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो नवीन भूभाग में सावन की नवीन प्रवाह व्यवस्था प्रतिस्थापित हो जाती है, वहाँ पे नहीं आ जाती है। और इस प्रकार के सिद्धांत के द्वारा धरातल के विशेष भागों में पर्वत की रचना का कारण स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।